से कहते हैं। तो एक सीधी रेखा बनाने के लिए दिए गए समीकरण एक रैखिक समीकरण होता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में समझाया गया है, क्या है, x प्लस वाई बराबर 1। इसका हम लोग समीकरण जो है ये हमेशा कैसा रेखा होगा, सीधा रेखा होगा। कैसा रेखा होगा, सीधा। या 2 में भी दिया है 2a प्लस b, ये भी क्या है, इसका भी रेखा कैसा होगा, सीधा रेखा होगा। फिर कह रहा है एक चर वाले रैखिक समीकरण, यानी अब यहाँ पर हम लोग चर के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में, कह रहा रैखिक समीकरण के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। एक होता है एक चर वाले रैखिक समीकरण और दूसरा होता है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। अब एक चर और 2 चर तो पता चल गया, लेकिन बार बार इसमें हो रहा है कि इसका काम चर। तो ये चर क्या है और चर क्या है, भैंस चर गाय चर नहीं ना है। तो इसमें देखिएगा चर क्या होता है, जो x और y जो आपको दिखता है ना क्वेश्चन में, जैसे इसमें x y दिख रहा है, तो इसी को हम लोग कहते हैं चर। क्या कहते हैं, चर। और जो 1 2 3 ये सब जो दिखता है गिनती की संख्या, ये क्या है, अचर संख्या है। कौन संख्या है, अचर संख्या है। तो चर संख्या किसे कहते हैं, अचर संख्या कौन है, ये पता चल गया हम लोग को। तो वहीं क प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। अब एक चर किसे कहते हैं, क्या कह रहा है, एक चर वाले रैखिक समीकरण, जिस रैखिक व्यंजकों में केवल एक ही चर हो उसे एक चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 2x प्लस 3 इक्वल टू 5, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2x प्लस 3 इक्वल टू 5 है। अरे कुछ भी लिखा सकता है यहाँ पे, 3 चाहे 2, ठीक है। हम लोग को चर और अचर के बारे में पता करना है। थोड़ा सा देख लिया जाए कि रिकॉर्डिंग हो भी रहा है कि खाली आप लोग देख रहे हैं। अब यहाँ पर चर और अचर के बात हो रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है एक चर वाले। तो एक चर काहे कहे हैं, क्योंकि इसमें केवल x है। कौन है, x है, यानी ABCD में से केवल एक है, कौन, x, ठीक है। तो इसलिए ये एक चर वाले रैखिक समीकरण है। कौन है, एक चर वाले रैखिक समीकरण है, ठीक है। तो ये हो गया एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण, जिस रैखिक व्यंजकों में 2 चर हो उसे क्या कहते हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, 2 चर वाले। अब 2 चर कैसे पता चला, जैसे यहाँ पर आपका दिया हुआ है, थोड़ा सा ऊपर कर ही देते हैं। अब यहाँ पर 2 चर के बारे में बात कर लेते हैं। तो 2 चर का कह रहा है, यहाँ पर एग्जाम्पल है 3x माइनस वाई इक्वल टू 12, ठीक है। अब इसमें कह रहा है 2 चर है। तो कैसे हम लोग को पता चला कि 2 चर है, क्योंकि इसमें एगो x है और एगो क्या है, y है, यानी 1 1 कब हो गया, 2। इसलिए इसमें x एक और एक y है, तो इसलिए ये कौन चर वाले रैखिक समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, ठीक है। रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप का हो सकता है। तो रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप क्या होता है, हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रैखिक समीकरण का व्यापक रूप यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0, ठीक है। फिर लिखा है a2, फिर क्या लिखा है, x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब इसको याद नहीं हो रहा है, कुछ लोग बच्चा कहता है सर कहाँ से आगे याद नहीं। तो इसको याद करने का नियम है। कैसे करना है कि इसको याद करने के लिए आपको सबसे पहले a लिख दीजिए, थोड़ा सा मोटा करना पड़ेगा। अब यहाँ पर a लिख दिए, फिर एक स्पेस दे दीजिए और फिर प्लस b लिख दीजिए और फिर स्पेस दे दीजिए और c लिख दीजिए, फिर इक्वल टू 0 लिख दीजिए, ठीक है। और फिर इसी तरह नीचे भी लिखिए a प्लस b प्लस c और बराबर 0। अब इसमें 1 लिखिए, नीचे 2 लिखिए, 1 लिखिए, 2 लिखिए, 1 लिखिए, 2 लिखिए, ठीक है। अब इसमें x लिख देना है, इसमें y लिख देना है, फिर इसमें x लिख देना है, इसमें y लिख देना है। बन गया आपका फॉर्मूला, ठीक है।
ऐसे याद रहेगा ना जी, ABCD नहीं आता है अभी आप लोग को पढ़ना, आता ही है ABCD। तो A और B और C और ऊपर वाला में खाली 1 1 लगा देना है, नीचे वाला में खाली 2 2 लगा देना है, ठीक है। तो ABCD याद होगा वो लिख सकता है, जिसको नहीं याद होगा अब उसके लिए हम ABCD तो नहीं पढ़ाएंगे। तो ये हो गया रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप, ठीक है। तो रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप यहाँ पर दिख गया। अब कह रहा है जहाँ A1 A2 B1 B2 C1 C2 एक वास्तविक संख्या है। ये ABCD जो आपको दिख रहा है कौन संख्या है? ये सब वास्तविक संख्या है, जितना भी है ये सब क्या है? वास्तविक संख्या है। अब इसके जगह पर वास्तविक संख्या यानी गिनती की संख्या आ जाएगा यहाँ पर जब हम लोग क्वेश्चन में चलेंगे, ठीक है। अब आ गया कि दो चर में, अब यहाँ पर ध्यान देना है कि दो चर में एक रैखिक समीकरण युग्म में दो रेखा निरूपित करता है। दो चर में रैखिक समीकरण कौ रेखा निरूपित करता है? 2 रेखा निरूपित करता है। तो अब इसको पहचानने का नियम 1 कह रहा है, यदि रैखिक समीकरण बिंदु किसी बिंदु पर या एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करता है तो वह बिंदु दोनों समीकरणों को अद्वितीय हल होता है। कौन हल होता है? अद्वितीय हल। ऑब्जेक्टिव में ही आएगा क्वेश्चन 1 नंबर में। कौन सा सवाल आएगा? ऑब्जेक्टिव में। इस प्रकार से 1 नंबर में ही क्वेश्चन आएगा। ई भी 1 नंबर में आएगा। ऑब्जेक्टिव में कभी कभी दे देता है ई थी फॉर्मूला, ठीक है। व्यापक रूप दे देगा, 4 गो ऑप्शन दे देगा, तो इसमें भी 1 नंबर में आता है। अब ये कह रहा है कि एक बिंदु यानी एक बिंदु पर प्रतिच्छेदी, देखिए यहाँ पर केवल एक जगह काट रहा है, 2 गो रेखा है लेकिन एक बिंदु पर काट रहा है, तो ऐसे रेखा का कितना हल होता है? अद्वितीय हल होता है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज के बारे में देखा जाए, इसको थोड़ा जूम कर दें। अब यहाँ पर फिर हम लोग बात करते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि कह रहा है यदि रेखा समांतर हो तो समीकरण का कोई हल नहीं होता है। इस स्थिति में समीकरण युग्म में असंगत होता है। किस तरह होता है? संगत होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोनों रेखा आमने सामने जा रहा है कि नहीं जी? साफ आमने सामने जा रहा है, तो इस तरह के रेखा को हम लोग क्या कहेंगे? समांतर रेखा। और जब समांतर रेखा हो जाएगा तो समझिए कि उसका हल नहीं होगा। हल क्या होगा? नहीं होगा। जब समांतर रेखा होगा तो उसका हल नहीं होगा, क्योंकि कहीं भी आगे जाके इसे नहीं कटेगा किसी बिंदु पर, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, वो उसका हल नहीं निकलेगा, ठीक है। केवल हम लोग को जब पहचान हो जाएगा कि हाँ इसका जो है रेखा समांतर जा रहा है तो उसका हल खत्म बाजार हो जाएगा, ठीक है, उसका हल नहीं होगा। अब तीसरा नंबर पॉइंट देखिए। तीसरा नंबर पॉइंट का कह रहा है कि भाग जा रहा है, ठीक है। इधर देखिए। अब तीसरा नंबर पॉइंट में क्या कहा है कि यदि रेखा समपाती है तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। क्या होगा? अनेक हल होगा। स्थिति समीकरण युग्म का संगत होगा। अब देखिए ये एगो रेखा है कि नहीं? इस रेखा पर ही एक और रेखा गया है। देखिए 2 गो तीर बना है, यानी इसी रेखा पर एक और रेखा गया हुआ है। तो इस तरह के रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? कौन रेखा कहेंगे? समपाती। समपाती रेखा है। किस तरह का रेखा है? समपाती रेखा है। तो अब ये तो हर बिंदुए पर न मिल रहा है जी, तो इसका तो पता नहीं कई हजार हल होगा, यानी इसका कई गो हल होगा? अनेक हल होगा। कोई ठिकाना नहीं है, ये हर जगह मिलते एक दूसरे के ऊपर है, तो हर जगह जो मिल रहा है तो क्या होगा? अनेक हल होगा। क्या होगा? अनेक हल होगा। अब नियम चला जाए आगे के ऊपर के ओर। अब चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें कह रहा है समीकरण हल के बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि है समीकरण हल का। अब कई गो है? तो 3 गो है। अब कौन कौन? तो प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और ब्रज गुणनखंड विधि। कई गो विधि है? 3 विधि है। क्वेश्चन में इसे भी दे देगा समीकरण हल का बीजगणितीय विधि कितनी होती है, आंसर दे देगा 1 2 3 4। तो ऑप्शन कौन होगा सही? 3 वाला ऑप्शन सही होगा।
तो इसलिए यहाँ पे समीकरण हल व्यंजकीय विधि कितना है, 3 गो। पहले नंबर आप लोग कह सकते हैं प्रतिस्थापन, विलोपन और ब्रज गुणनखंड विधि। अब नीचे थोड़ा सा ध्यान दे देना है, इसको इधर कर लिया जाए, बहुत डिस्टर्ब कर रहा है बच्चा। यदि दिए गए रैखिक समीकरण युग्म में a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2 x प्लस b2 y प्लस c2 0 अगर प्रदर्शित करता है, तो वह अगर इस प्रकार अगर जैसे वैल्यू हम लोग लिखेंगे, आगे आपको हम क्वेश्चन में दिखाएंगे, यहाँ पर केवल समझ लीजिए। मैंने कह रहा है कि अगर a1 का वैल्यू आ a2 का वैल्यू बराबर नहीं होगा b1 का वैल्यू b2 का वैल्यू, ठीक है, b2 का वैल्यू अगर आपस में बराबर नहीं है तो वो क्या है, उसका हम लोग रैखिक समीकरण योग का कह सकते हैं, संगत है, और उसका हल क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। कितना होगा, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, अब इस तरह से दूसरा भी नियम है इसके जैसे। इसका मतलब है कि a1 बराबर मान लीजिए 2 है, a2 बराबर कितना है 3 है, और b1 बराबर मान लीजिए आपका 5 है, और b2 बराबर 7 है ना, 7 है। तो अब इसके बराबर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसका हम जब वैल्यू लिखेंगे, जैसे लिखा है a1 का वैल्यू, तो a1 का वैल्यू कितना है 2, a2 का वैल्यू कितना है, a2 का वैल्यू 3, अब बराबर फिर b1 का वैल्यू 5 है ना, तो b1 का वैल्यू 5 और c1 का वैल्यू b2 का वैल्यू 7। तो ये देखिए ये इसके बराबर है, तो ये गलत है, तो यहाँ लिखेंगे नहीं है, तो क्या है, नहीं है, तो इसका अद्वितीय हल होगा। इसका क्या लिखेंगे, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, अद्वितीय। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए नीचे, अब यहाँ ध्यान देना है कि रैखिक समीकरण आगे चलने दीजिए, आगे सब ऑप्शन में मिलेगा। एक यहाँ पर कह रहा है a1 बराबर a2, b1 बराबर b2, c1 बराबर c2, सॉरी a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 रैखिक समीकरण युग्म में कार्य कर रहा है, आश्रित और संगत होता है। इसका हल क्या होता है, अनेक। लेकिन कब, जब सबका वैल्यू बराबर होगा, जैसे 1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2 सब आपस में बराबर होगा, तब जैसे 1/2 इसका वैल्यू आ गया, ठीक है, इसका वैल्यू 2/4 आ गया, ठीक है, और इसका वैल्यू 4/8 आ गया, ई वैल्यू। तो लेकिन ये वैल्यू बराबर है, कैसे कि इधर है 1/2, इसको भी काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ का आ गया 1/2, इसको 2 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ भी 1/2। देखिए सब आपस में बराबर है कि नहीं, तो जब बराबर होगा तो इसका क्या कह रहा है कि अनेक हल होगा। कितना होगा, अनेक हल होगा, और ये संगत भी है, क्या है, संगत भी है। और उसी तरह यहाँ पर a2 का बात, फिर 4 नंबर पॉइंट हो गया रे बालक। अब यहाँ पर कह रहा है कि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2। एगो लाफड़ा इसमें ही कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि a1 का वैल्यू a1/a2 बराबर b1/b2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 ना, क्या हुआ है जी, c1 बाई c2। अब c1 बाई c2, तो इसका वैल्यू लिखना है। मान लीजिए कह रहा है कि हई दोनों बराबर है, लेकिन एगो इसमें बराबर नहीं है, c1 c2 बराबर नहीं है। मान लीजिए इसका वैल्यू दे दिया, इसका वैल्यू हम लिख रहे हैं, तो यहाँ दे दिया 1/2 ना, यहाँ दे दिया कि 2/4, यहाँ दे दिया 3/5 ना। तो देखिए बराबर नहीं होगा, क्यों, ई इसके बराबर है, क्योंकि 1/2, इसको काटेंगे 1/2 आ जाएगा, तो बराबर 1/2 ई भी आ गया, लेकिन ये 3/5 बराबर नहीं है, तो इस रूल को फॉलो कर रहा है, तो इसका का हल, कोई हल नहीं होगा।
और चर अचर जो समझा दिए हैं ऊपर आप लोग को, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर चर और अचर दिया हुआ है। रैखिक का घात दिया है, रैखिक योग में जोड़ा जाता है, दो चर वाले ये है और ये, ठीक है, ये सब संकेत में लिखवाए थे पहले आप लोग को, तो उस समय। फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे वाला ग्राफ को देखा जाए, इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें बहुत जो है बात इधर उधर जाता है। ये सब जो है बुझावन के जैसा है, समझ रहे हैं ना, गनवा नहीं है लुलिया मांगे ले का मांगे ले, तो उसी तरह इसका है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, देखिए बाबूजी अपना बच्ची से कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, आफ्ताब अपनी, अरे हो गया, हंसी लगा दिया, फिर तुम लोग ठीक करेगा तो गड़बड़ कर देंगे। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, ठीक है, अपना माने बेटी से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु के था। कह रहा है कि 7 गुनी पूर्व माने 7 साल पहले वो अपना बेटी से 7 गुना ज़्यादा आयु के था, माने उम्र में। फिर कह रहा है अब ये क्या लिखा है जी, अब से 3 वर्ष बाद में, कौन वर्ष, 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु के रह जाएंगे। ये तो मजाक है ना हो रहा है जी, मजाक नहीं है तो क्या है, ठीक है, हाँ, तुमसे केवल 3 गुनी आयु के रह जाएंगे। बाबूजी घट लगियन, जवान होके लगियन, आ बेटी बुढ़ाए लगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ठीक है। क्या यह मनोरंजन है? तो मनोरंजन नहीं है तो मजाके न है जी, ठीक है। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करें। अब देखिए, हाँ बोलिए, पीछे से क्या बोल रहे हैं बाबू? हाँ जाइए पानी पी के आइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बनाई ठंडा में इतना पानी पीजिएगा जी। चलिए यहाँ पर अब हम लोग ध्यान देते हैं। चलिए, ये तो मजाक है, ऐसा ही पता चल गया, लेकिन मैथ कह रहा है कि नहीं, आप हमको बताइए बीजगणितीय विधि से कि ये सत्य है, कैसे निकलेगा, कैसे नहीं निकलेगा। तो अब मनोरंजन भी, मजाक भी अब मैथ में हम लोग करेंगे, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर मजाक पढ़ते हैं हम लोग मैथ में। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सही से, यहाँ पे क्या कह रहा है कि माना आफ्ताब की वर्तमान आयु, किसका, आफ्ताब की, आफ्ताब ओकर बाबूजी हुआ जन लड़की आके, तो आफ्ताब के आयु तो पते नहीं थे कई वर्ष के बारन, बुझावन बुझा दिल बारन कि 7 गुनी आयु के था ना, तो आफ्ताब के हम लोग मान लेंगे X वर्ष, क्योंकि पता नहीं है, ठीक है। दूसरा में कह रहा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी के रह जाऊंगा, ठीक है। अब इसमें बच्चियों के भी नहीं बताया है कि हमारी बच्ची कितने साल की है, तो उसको हम लोग मान लेंगे। तथा पुत्री की वर्तमान आयु कितना है, Y वर्ष ना। अब चलिए फिर कहा है कि 7 वर्ष पूर्व, पूर्व माने पहले, पूर्व में पहले, तो वहीं लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु। तो 7 वर्ष पहले के जब भी बात होगा, जैसे कहीं पहले चाहे पूर्व, ठीक है, कहेगा पूर्व या कहेगा पहले, तो जैसे कुछ कहा तो अगर X माने हैं तो X में से घटा दीजिएगा, जितना साल कहेगा, 7 साल कहेगा तो 7 लिखिएगा -7, 8 साल कहेगा तो 8 लिखिएगा -8, जितना साल कहेगा उतना लिख देना है माइनस लगा के, ठीक है। अब दूसरा नंबर एक और बात कहा है लास्ट में कि फिर कह रहा है तो जब ये तो बच्चिया का हो, उनके आफ्ताब का हो गया 7 वर्ष पूर्व, उसके बाद फिर बच्ची का भी तो कहेंगे Y में, तो 7 वर्ष पूर्व पुत्री का आयु माने वो लड़की के आयु, तो लड़की के आयु तो Y में भी क्या करेंगे -7 कर देंगे, ठीक है, तो वही -7 वर्ष है, ठीक है। अब प्रश्न से हम लोग प्रश्न अनुसार यहाँ काम करेंगे। तो कह रहा है X - 7 इक्वल टू, अब कह रहा है दोनों के बराबर करेंगे तब ना समीकरण बनेगा, तो ये वाला हम लोग लिख रहे हैं, अब ये वाला लिख रहे हैं। तो इसमें देखिएगा एक बुझान यहाँ बुझाया है, पूर्व 7 गुनी आयु का था, कितना जी, 7 गुनी आयु के था, कितना गुनी आयु के था, 7 गुनी। ध्यान से समझिएगा, खेला यहीं पर है, ठीक है। अब 7 गुनी, तो ये तो ही हो गया X - 7 बच्चिया का, भले आफ्ताब का, और उसके बराबर का लिखेंगे Y - 7,
दुइये गो ना है हम लोग के पास, एगो एगो दूगो, लेकिन कहा है मैं 7 गुनी आयु के था। कितना आयु के था? 7 गुनी। तो किसके आयु से 7 गुनी था? लड़की के आयु से था। तो लड़की तो वाई ना है जी, तो यहाँ पर 7 से गुणा कर देंगे क्योंकि इसके 7 गुना आयु के था, तो इसीलिए यहाँ पर 7 से गुणा होगा। अब जब 7 से गुणा होगा तो हल्फा मचेगा। अब देखिए x माइनस 7 बराबर 7 से x में y में गुणा होगा 7y, अब माइनस 7 7 49, तो 49 हो गया। अब इसी को अगर इस 7 है यहाँ पर तो x को इधर रहने देंगे और 7y आ माइनस 49 हई माइनस में है 7, तो इधर भेजेंगे तो आके बन जाएगा प्लस। ठीक है, इधर का बन गया प्लस। तो x बराबर 7 आ y आ फिर क्या है माइनस, कितना है ये वाला 49 में से 7 घटाइए कितना आएगा 42। इसी को हम लोग मान लेंगे समीकरण 1, जो कि यहाँ पर समीकरण 1 माने हुए हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ाएं। यहाँ तक समझ में आ गया? बस खेल इतना ही में था, अब तो इधर फटफट बन जाएगा। अब एगो ऐसा ही खेल है 3 गुनी वाला, ये तो हम लोग 7 गुनी वाला किए हैं, आ एगो 3 गुनी वाला अभी खेल बाकी है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फिर इसी को समझना है, बाकी कुछ नहीं, बाकी तो यूं ही आप बना दीजिएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 3 वर्ष बाद आफताब की आयु, देखिए उसमें बोला है 3 वर्ष बाद, यहाँ देखिए तो 3 वर्ष बाद बोला है कि नहीं, 3 वर्ष गुनी का, यानी 3 वर्ष बाद 3 गुनी आयु का था। ठीक है, तो वहीं 3 गुनी हम लोग 3 वर्ष बाद के जैसे बात कहेगा कि बाद में, तो जैसे कहेगा तो बापुआ को हम लोग कहाँ चीज से माने हैं x से, आ जैसे बाद कहेगा बाद, ठीक है, तो बाद के मतलब प्लस जोड़ना है, क्या करना है जोड़ना है। अब जो कहेगा 3 वर्ष कहेगा तो 3 जोड़ देंगे, आ 4 वर्ष कहेगा तो 4 जोड़ देंगे। तो बाबूजी के उम्र x से हम लोग डिनोट किए हैं, सूचित किए हैं, आ 3 वर्ष है तो 3 से कर देंगे। ठीक है, प्लस 3। बाद के जब भी बात आएगा तो उसमें जोड़ना है, उम्र में जब भी बाद के बात आता है तो जोड़ते हैं, अब पहले के बात आता है तो घटाते हैं। तो इसीलिए 3 वर्ष बाद आफताब की आयु तो x प्लस 3 कर देंगे, तथा 3 वर्ष बाद आफताब की पुत्री की आयु, यहाँ गड़बड़ लिखा गया है। ठीक है, पुत्री की आयु कितना, पुत्री की आयु, तो पुत्री की आयु कितना होगा जी y प्लस 3। अब यही चीज को हम लोग जैसे ही समीकरण बनाए हैं वैसा ही इसको भी बनाना है। ठीक है, तो यहाँ 3 गुनी के था, ऊपर पढ़े हैं ना क्वेश्चन में 3 गुनी के था, तो इसीलिए x प्लस 3 ये वाला लिख दिए हैं, अब बराबर y प्लस 3 ये वाला लिख दिए हैं, 3 गुनी के था तो इसीलिए 3 से गुणा कर दिया गया है। अब 3 से गुणा किया गया है तो यही बात है x प्लस 3 बराबर 3 इंटू 3y प्लस 3 ये वाला है, यहाँ वाला हम लोग यहाँ ला के दिखा रहे हैं। अब x प्लस 3 बराबर 3y के क्या होगा 3y, और फिर 3 से फिर 3 में गुणा होगा, प्लस 3 3 का 9। अब इसको क्या करेंगे हम लोग कि x को रहने देंगे और 3y, अब प्लस 9 है, आई प्लस में है 3 इधर आएगा तो माइनस में, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3y प्लस 9 में से 3 गया 6, समीकरण 2 इसको मान लेंगे। समीकरण 1 हो गया और समीकरण 2 हो गया, दोनों हम लोग का यहाँ कंप्लीट हो गया ना। अब चलेंगे हम लोग सारणी की ओर। ठीक है, अभी तो समझ में आ गया समीकरण 1 समीकरण 2। अब समीकरण 1 से हम लोग काम करेंगे, समीकरण 1 से काम करेंगे, जो यहाँ पर दिखने को मिल रहा है ये वाला है, ऊपर भी है। ठीक है, लेकिन यहाँ समझाएं तो ये वाला समीकरण 1 है, तो इसी को हम लोग को यहाँ लिखना है। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से माना क्या है x बराबर 0 रखने पर, यानी जहाँ जहाँ x रहेगा वहाँ हम लोग क्या करेंगे 0 रखेंगे। ठीक है, क्या रखेंगे 0, तो अब 0 रखते हैं क्या, तो देखिए यहाँ पर 0 रखेंगे, तो समीकरण 1 है ये, तो इसको लिखिएगा, हम एक बार समझा देते हैं कैसे आया है। ठीक है, समीकरण ये है x बराबर 7y माइनस 42, यही ना है जी, 7y माइनस
42, थोड़ा मोटा हो रहा है ना। x बराबर दाब के जब लिखा जाता है ना तो वही होता है 7y प्लस 42। तो अब इसको समीकरण 1 में कह रहा है जब x के वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ x है ना, तो यहाँ क्या है x है। अगर आपको इसको चेंज करना है तो इसको चेंज कर सकते हैं, जैसे ये x y इधर है ना तो इसको इधर भेज दीजिए, तो x माइनस 7y प्लस है इधर तो इधर आएगा तो माइनस 7y इक्वल टू क्या हो जाएगा -42। क्या बचा है -42। हम लोग कह रहे हैं x के जगह 0, तो x जब हो जाएगा तो x के जगह 0 -7y बराबर -42। अब इसको खाली बच गया -7y बराबर -42। अब इस 7 को हम लोग गुणा में है इधर भेजेंगे तो क्या होगा भाग में, तो -y चाहे माइनस के साथ 7 को भेज दीजिए तो बराबर -42 बट्टा -7, तो माइनस से माइनस प्लस हो गया और 7 छके 42, तो ये कितना आ गया, तो y का वैल्यू कितना आ गया 6 प्लस 6 आ गया है। तो वही सारणी हम लोग बनाए हैं, देखिए यहाँ पर सारणी लिखा हुआ है, तो x ऐसे सारणी बना लेना है और x का वैल्यू जब हम लोग क्या रखे थे 0, तो y का वैल्यू कितना आ गया 6, तो y के वैल्यू कितना आ गया है 6। उसी तरह अगर x का वैल्यू 7 रखेंगे तो इसी तरह बनाना है, तो y के वैल्यू 7 आ जाएगा। वह x का वैल्यू 14 रखेंगे, आप लोग अलग अलग रख सकते हैं, वो आपका मर्जी है। तो x का वैल्यू के y का वैल्यू कितना आ जाएगा 8। तो ये सारणी इसी तरह बना सकते हैं। फिर समीकरण 2 में भी इसी तरह सेम वर्क करना है, सेम काम इसी तरह करना है। ये भी बनाइए देते हैं ना, तो सब भकलोलवा भी इसी में है, भकलोलिया भी इसी में है। अब यहाँ पर फिर ई वाला समीकरण 2 का बात कर रहे हैं, किसका समीकरण 2 का। तो समीकरण 2 यही ना है जी, x बराबर 7y माइनस 42, समीकरण 1 है। समीकरण 2 मिटा दिए, समीकरण 2 मिट गया है, ठीक है। समीकरण 2 यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। तो x माइनस 7y बराबर माइनस 1 अलग लिखा रहा है, इधर है नीचे, समीकरण 2 यहाँ है, ठीक है। x माइनस 3y बराबर 6, समीकरण 2 ये है ना। तो अब यहाँ भी हम लोग कह रहे हैं कि समीकरण में x का वैल्यू 0 रखने पर, तो x बराबर जब 0 रख देंगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ का रखेंगे 0, माइनस कौन नचा दिया है -3y बराबर क्या है 6 ना। तो अब मान लीजिए ये है इतना, अब यहाँ पर ध्यान देना हम लोग को, अगर ये गुणा में है -3y बराबर 6 है, तो ये तो गुणा में ना रहता है 3, तो वो केवल 3 को रहने y को रहने दिए, इधर 6 है, अब बट्टा में भेजेंगे ये -3 को, तो 3 दूना 6, यानी y के वैल्यू का आ जाएगा -2, का आएगा -2, तो -2y का वैल्यू आया। कब, जब x का वैल्यू 0 रखे तब y का वैल्यू कितना आ गया -2। तो x का वैल्यू हम लोग कितना रखे हैं 0, देखिए यहाँ पर x का वैल्यू 0 रखे हैं, तो y का वैल्यू कितना आ गया है -2, कितना आ गया है -2, तो अब -2 आ गया है। तो अब इसी तरह आप 6 का x का वैल्यू 6 रखिएगा तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 0, x का वैल्यू फिर यहाँ पर आप लोग जैसे बदलिएगा, मान लीजिए 15 रखे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इसी तरह समीकरण बन जाएगा। जब समीकरण बन जाएगा तो इसी समीकरण से सारणी से आपको ग्राफ खींचना है। सोनुआ बहुत बात कर रहा है पीछे, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो, समझेगा अपने बारे में बाद में। अब यहाँ पर क्या है कि इसको ग्राफ को हम लोग को खींचना है। अब इस ग्राफ को खींचने में, ये ग्राफ जब भी खींचो ना बाबू, तो इसको कलर में ही खींचो, डिस्कलर मत करो, वहाँ पर चेंज कर देना, मैजिक कलर को सही कर लेना। अब यहाँ पर ग्राफ खींचा गया है, तो अब ग्राफ कैसे खींचा गया है इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब पहले नंबर हम लोग सारणी 1 से करेंगे, किसका सारणी 1। पहले तो इसको रेखा खींच लेंगे एक, ठीक है, रेखा खींचेंगे, जैसे ये है, यहाँ से एक रेखा खींच देंगे इसे ना, रेखा खींचा जाएगा, इसको x y लिख देंगे, ठीक है। फिर यहाँ से एक इसे खींच देंगे, ये है x एक्सिस और ये है
वाई एक्सिस। कौन एक्सिस है? ये वाई एक्सिस है और वो एक्स है। इसको बोलते हैं हम लोग वाई, इसको बोलते हैं